चलो समझना है क्या है। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। ठीक है। तो 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। और इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए। मतलब 1919 की बात है ये। ठीक है। तो 1919 के जो बाद के साल हैं, तो 1919 से बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन एक मतलब नए इलाकों में फैलने लगा। कोई चीज़ देखो, जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में लोगों को बेवकूफ़ी लगती है कि क्या ये कर लेगा ये बूढ़ा आदमी, है ना। गांधी जी जब वहाँ से आए थे तो वो स्टार्टिंग में उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक ऐसी बात बोल रहे थे जो लोगों ने 200 साल हो गए कहने को, 150 साल 200 साल हुए जा रहे, गुलाम हुए। अब तुम आके बोल रहे कि हमें आज़ादी चाहिए, तो लोग तो हंसेंगे ही कि ये अच्छा अजीब सा आदमी, ये कहाँ से आया मतलब 150-200 साल से नहीं कर पाया कोई, ठीक है, तुम कहाँ से कर लोगे। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, ठीक हो, गांधी जी भी नहीं मान रहे थे, फिर दूसरे लोग भी नहीं मान रहे थे। ठीक, कुछ ऐसे लोग थे, मतलब अलग अलग दल बनते गए, अलग अलग पार्टियां बनती गईं, सब लोग अपनी अपनी कोशिश करने लगे। ठीक है। और ये क्या होने लगा, नए नए इलाकों में फैल गया और नए सामाजिक समूह भी क्या होने लगे, उसमें शामिल होने लगे। जितने अलग अलग थे सब क्या हो गए, एक। ठीक। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। अब जब विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो विश्व युद्ध में और ही समस्या हो गई, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति है कि सभी देश विश्व युद्ध के बाद कंगाल हो गए थे, पता है। विश्व युद्ध ऐसे ही नहीं हो जाता है। ठीक है। कितनी गोला बारूद, कितना सैनिकों को खाना, जितना देश की प्रगति में पैसा लगना चाहिए, पूरा पैसा कहाँ जाता, वो युद्ध में। क्योंकि वहाँ कोई ठिकाना नहीं है, वहाँ तो अनलिमिटेड काम चलता रहता। ठीक है, टोटल अनलिमिटेड, क्या पता किसको कितना लग रहा है। ठीक है। लड़ते जा रहे, पूरा पैसा वहाँ लगता है। देश की क्या होती, जो डेवलपमेंट देश का वो रुक जाता है। ठीक। तो उस समस्या से सब जूझ ही रहे थे और इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। ठीक। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। अब हमने अभी बताया कि रक्षा करने में जो रक्षा का व्यय होता है वो क्या हुआ, भारी इजाफा होना, मतलब बढ़ गया। ठीक है। अब गवर्नमेंट पैसे कहाँ से जनरेट करती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स क्या है, बताओ। हाँ, टैक्स से, हम तुमसे। ठीक है, जो नौकरी करते उनके टैक्स लेते। ठीक है। क्या हर जगह से तो टैक्स लग रहा, जो बाहर से सामान आ रहा उस पर टैक्स लगा रहे, तुम कोई सामान बेचो उस पर जीएसटी लगा रहे, मतलब पूरा रेवेन्यू कहाँ से है, टैक्स से। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स, मतलब देखो, जो बाहर से विदेशी सामान आता है उस पर लगाते हैं। ठीक। तो उनने क्या किया, जब ऐसी स्थिति पैदा हुई, पैसा नहीं रहेगा देश में, तो क्या करेंगे, वो टैक्स बढ़ाएंगे कि नहीं, हर चीज़ के करों में वृद्धि कर दी उनने। ठीक है। और कर्जे लेने लगे इस देश से उस देश से, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। अब आयकर उस टाइम नहीं लगता था, लेकिन फिर लगने लगा। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थीं। ठीक, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। देखो, ले दे के होता क्या है, परेशान कौन होता है, आम। ठीक है, जनता, जो आम जनता है, ले दे के वही परेशान होते हैं। ना नेताओं को फर्क पड़ता है, ना राजा को फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको क्या है, बैठे बैठे उन्होंने बोला टैक्स कर दो दोगुना, टैक्स दोगुना हो गया, अब तुम लाओ ना लाओ सो मारते थे, पहले की समय जानती तो। ठीक है। अब वहाँ सैनिक भी कम पड़ रहे थे युद्ध में, सो कुछ नहीं, सो जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे। लड़ना है तुम्हारी है इच्छा, नहीं है नहीं, तुम तो चलो, ले जा रहे थे जबरदस्ती, बंदूक थमा दी, हेलमेट लगा दिए, कहो लड़ने चलो, ऐसी स्थिति हो गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था, तो गांव के लड़के जबरदस्ती ले जाए गए। 1918 से 1919 और 2021 में देश के बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। ठीक। अब क्या होगा ऐसी स्थिति में, क्या होगा जब लोगों के पास, किसानों के पास पैसा ही नहीं रहेगा। ठीक है, ऊपर से फसल और खराब हो गई। ठीक है, तो क्या होगा अब बताओ, गरीबी बढ़ेगी। ठीक है, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी कि नहीं। ठीक, और फसल नहीं होगी तो खाने क्या मिलेगा, कुछ नहीं।
जब फसल ही नहीं होगी, पहले तो पूरा फसल टू फसल चलता था, पहले थोड़ी ना ऐसे चलता था कि रखा है स्टॉक, ठीक है, होता था, कम होता था। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी चल गई कि रखे रहते हैं सुरक्षित, ठीक। पहले नहीं चलता था, तो क्या हो गया, भुखमरी फैलने लगी, ठीक। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। लो, ये होते सोने पे सुहागा, ठीक है। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए, सिर्फ महामारी के कारण, क्योंकि पहले प्रॉपर इलाज नहीं मिलता था। आजकल होने लगा, वैक्सीन सब बन जाती हैं, ठीक। पहले नहीं होता था कुछ, लोग बहुत ज़्यादा बीमारी से मरते थे, बहुत ज़्यादा। उनको बचाने के लिए कहो यहाँ वो लगा दें, दाग लगा दें, दागे जाती थी पहले, पता है ये कि नहीं। पुराने लोगों को देखना, लोहे के गोल गोल छल्ले गरम करके यहाँ टिका दिए जाते थे, यहाँ टिका दिए जाते थे, ठीक। कान छेद दें किसी का, मतलब ये सब पहले चलता था बचाने के लिए। अब जो भी उनका मानना हो, ठीक है। हम उस समय की थोड़ी हैं, हम तो तुमसे 1994 के हैं, तो उसके बाद का पूछो क्या पूछना। उसके पहले का तो जो पढ़ रहा है वही बता सकते। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है, युद्ध खत्म होने के बाद मुसीबतें कम होती हैं कि बढ़ती हैं? बढ़ती हैं, है ना। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। वही था कौन नेता? अपने गांधी जी, ठीक है। अब है सत्याग्रह का विचार। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। आ गया 1915। कब आए थे? ठीक है। इसमें पहले भी दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार में सफलतापूर्वक लोहा लिया था। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में भी चल रहा था यही सब सिस्टम। वहाँ की सरकार कैसी थी? नस्ल भेदी, मतलब नस्लों का भेद करने वाली, अलग अलग नस्लों पे सरकार चलाने वाली। ये नस्ल का है तो यहाँ रहो, अलग शहर तक बनाए थे वो दक्षिण अफ्रीका में। पढ़ा है नेल्सन मंडेला, ठीक है, उनकी कहानी पढ़ना। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। सत्याग्रह मतलब क्या होता है? सत्य का आग्रह, ठीक है, मतलब सत्य की शक्ति पर आग्रह। जो सत्य है, जो सही है, उसको स्वीकारो, और उसका मतलब जो गलत है उसका विरोध करो, ठीक है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। और सही बात है, यदि तुम्हारा उद्देश्य मतलब सही है, ठीक है, इरादे नेक हैं, ठीक, तो इसमें तुम बिना शारीरिक बल का प्रयोग करे भी तुम जीत सकते हो। तो ये गांधी जी का मानना था और ये सही बात है, ठीक है। यदि तुम गलत नहीं कर रहे हो, सही रास्ते पर चल रहे हो और सही काम कर रहे हो, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तो यही तो उन्होंने किया था। वो बोलते थे हिंसा नहीं करना है, ठीक है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना और आज़ादी चाहिए है। तो शुरू में कोई ऐसी बात बोलेगा तो लोगों को विश्वास होगा क्या? मतलब कोई बाहर से, विदेश से कोई एक आदमी आए और लोगों की, मतलब भारत की स्थिति देखी उसने, ठीक, और उनने लोगों के बीच में जाके बोला कि भाई आज़ादी दिलाएंगे, आज़ादी हम सबको चाहिए है, ठीक है, और हमें हिंसा करनी नहीं है, सत्य के मार्ग पर चलना है। तो शुरू में इन चीज़ों में क्या होती, थोड़ी मुश्किल होती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लोग कम जुड़े थे, लेकिन जैसे जैसे एक व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है, पता है, एक व्यक्ति का प्रभाव होता है। जैसे गांधी जी थे, वो सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, गलत नहीं कर रहे थे, और उनकी जो बातें थी, उनके जो विचार थे, वो कैसे थे? श्रेष्ठ थे, लोगों को प्रभावित करते थे। तो लोग ऑटोमेटिक उनसे जुड़ते गए, ऑटोमेटिक जुड़ते, और एक टाइम ये हुआ कि पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा हो गया था, ठीक है। कई राजनीतिक दल, कई लोग, ठीक। तो ये हम इतना छोड़ रहे हैं, बांध सकता था, क्योंकि इसके बारे में हम बता चुके। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, ठीक है। करना क्या, उनका काम क्या था? जगह जगहों पर जाना जहाँ लोगों के साथ गलत हो रहा है, ठीक। लोगों को ये पता होता कि हमारे साथ गलत हो रहा है,
लेकिन कोई एक आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होता। यदि कोई एक आवाज़ गलत के खिलाफ उठा दे तो ऑटोमेटिक सब लोग जुड़ जाते हैं। और गांधी जी का काम क्या था, यही। वो वहाँ गए, उनने देखा कि जो बागान व्यवस्था है, ठीक, ये गलत तरीके से हो रही है, ठीक। तो उनने किसानों को क्या किया, उकसाया इस चीज़ के लिए कि तुम लोग इस चीज़ का मिलजुल के क्या करो, विरोध करो, ठीक है। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खेड़ा, ठीक। फसल खराब हो जाने और प्लेग की बीमार महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, ठीक है। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए और 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे, ठीक है। हाँ, ये आते हैं, पूछे जाते हैं कि ये गए कहाँ कहाँ थे। तो ये कहाँ कहाँ देख लिया इसमें। 1917 में कहाँ गए, ये बिहार के चंपारण इलाके। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, किसानों को, ठीक है, विरोध करने के लिए, संघर्ष करने के लिए क्या किया था, उकसाया था, ठीक। क्योंकि फसल खराब थी और लगान यानी जो कर है वो अंग्रेज जो सरकार थी वो माफ़ नहीं करने वाली थी, ठीक है। और ये लोग चाह रहे थे कि माफ़ कर दो क्योंकि फसल आई नहीं है, कर कहाँ से देंगे, ठीक। फिर 1918 में कहाँ पहुँचे गांधी जी, अहमदाबाद। कहाँ, सूती कपड़ा कारखाने में, क्योंकि वहाँ मजदूरों के साथ बहुत गलत हो रहा था। मजदूरों की वेतन बढ़ाई नहीं जा रही थी, उनसे काम करवाया जा रहा था, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग थे करने के लिए, यदि कोई विरोध करता था तो उसको निकाल देते थे फैक्ट्री से कि जाओ, दूसरे बैठे तैयार, है कि नहीं, गलत बोल रहे क्या। चलो, इसके बाद आया क्या, रॉलेट एक्ट, ठीक। तो इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, ठीक है। याद रखना ये कब आया था। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। तो भारत के जो सदस्य थे, उसमें जो सदस्य थे उनने विरोध भी किया इस चीज़ का, लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसको बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया, लागू कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो क्यों ना करते विरोध, क्योंकि इस एक्ट के तहत क्या था, तुम राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे, ठीक है। अंग्रेज सरकार के जो वो सिपाही थे वो कभी भी किसी को किसी भी वक्त उठा सकते थे, जेल में डाल सकते थे। और ये इसमें कितनी साल की थी, 2 साल की। मतलब मुकदमा चलेगा नहीं, 2 साल तक कहाँ रहो, जेल में, ठीक है। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, ठीक है। तो अब ये अन्यायपूर्ण कानून नहीं है, मतलब मन की चला रहे थे, वो सरकार चला रहे थे कैसे, मन की। मतलब राजनीतिक दल आगे आ रहे हैं, उनको देखा कि ये सफल हो रहे हैं, ये एक ना एक दिन देश आज़ाद करा लेंगे, तो इसके लिए कानून ही बना दिया कि तुम राजनीतिक दल नहीं बना सकते, सत्याग्रह नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, ठीक। या जिनको उठा लिया जाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, 2 साल बिना मुकदमा चलाए। तो गांधी जी क्या चाह रहे थे, नागरिक अवज्ञा। नागरिक अवज्ञा का मतलब होता है, आज्ञा का विलोम शब्द है अवज्ञा, लोग हिंदी भी हो गई साथ में, तो आज्ञा और अवज्ञा, ठीक है। अवज्ञा मतलब उसका पालन नहीं करना। ऐसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था, ठीक है। और विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अब यहाँ से अंग्रेज थोड़ा अपना दिखाने लगे। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। लोग गांधी जी को दिल्ली में ही नहीं घुसने दिया जा रहा था। मतलब सोचो, एक अकेला आदमी क्या से क्या कर गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे, ठीक है। तो अब लोग भी अपने रंग दिखाने लगे। एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, ठीक है, उस पर क्या किया अंग्रेजों ने, गोली बरसा दी। लोगों ने भी क्या किया। चलो, अब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना
बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। तो यहाँ जो घटना हुई थी वो थोड़ी मतलब बहुत दयनीय घटना थी, ठीक, क्योंकि वो मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। तो मार्शल लॉ लागू हो चुका था, हम एक लाइन ऊपर की पढ़ा बताना भूल गए हैं। देखो, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। तो जनरल डायर नाम का व्यक्ति था और मार्शल लॉ लागू हो गया। तो मार्शल लॉ के हिसाब से क्या होता है, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, ठीक है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। मतलब जो सत्याग्रही थे, जो सत्याग्रह कर रहे थे, उनको क्या करना चाह रहा था, वो एक भय पैदा करना चाह रहा था और एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। मतलब नैतिक प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। मतलब गोलियां चला के क्या कर रहा था, वो नैतिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा था, है ना। क्या आदमी था यार। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। हड़तालें होने लगीं, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। अब जलियांवाला बाग की खबर बहुत तेजी से फैल गई थी, क्योंकि ये एक बहुत हृदय विदारक घटना थी। कैसी घटना? हृदय विदारक घटना, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसका रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव थे ना, उनने भी बहुत जम के उनने कड़ी निंदा की। और उसके बाद उनने क्या स्थापित किया था, शांति निकेतन। तो शांति निकेतन का मतलब होता है, देखो शांति निकेतन का मतलब क्या है, नाम क्यों रखा, लोगों, देखो शांति अंदर से शांति नहीं, लोगों को शांति देने के लिए, कि लोग देखो कुछ ऐसे तुम देखना, ये हस्तियां होती हैं जो बड़ी बड़ी, ठीक, इनकी तुम हरकतें देखना, इनकी सुबह से लेकर शाम तक की एक एक आदत भी क्या होती है। मतलब उनकी जो आदत, उनकी विचार, उनकी जो चीज़ें होती हैं वो हटके होती हैं। तो उनने उस टाइम क्या किया, उस मतलब इतना बड़ा कांड हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो लोगों को शांत करने के लिए, एक सही राह दिखाने के लिए कि एक शांति निकेतन की स्थापना की। मतलब लोग कितने बेवकूफ़ होते कहलाए, ठीक है, कि उनको ये भी सिखाना पड़ता है कि भाई शांति कैसे बनाई जाए, ठीक है। तो देखो कोई कुछ बोल रहा है, तुरंत भड़क जाना। अपने यहाँ के लोग कैसे लड़ाऊं बिल्कुल खड़े रहते हैं, तुम बोलो तो कुछ, ठीक, वेट करते हैं कि तुम एक शब्द तो बोलो। मतलब वो बिल्कुल खड़े रहते हैं, फ्री हैं, किस लिए, तुम कुछ बोलो तो बस चार लोग खड़े हैं लड़ने के लिए, कुछ नहीं तो मुँह चलाएंगे, गाली बकेंगे, कुछ भी। तो ये मतलब इसको भी सुधारने के लिए भी लोग पैदा हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की और वहाँ पर एक आश्रम बनाया, पूरे में हरियाली, ठीक, पहले रहती थी। तो वहाँ जाके लोग शांत रहते थे, उनसे क्या करते थे, ज्ञान लेते थे और जीवन जीने की चीज़ें सीखते थे कि जीवन जिया कैसे जाता है। अपने यहाँ लोग जीवन नहीं जीते हैं, क्या करते हैं, अपना जीवन नहीं जीते हैं, वो दूसरों का जीवन देखते रहते हैं, बस उनको यही करना दिन भर। अब एक बार बताओ, तुम अपने दिमाग में दूसरों की चीज़ें भर के रखोगे तो तुम अपना क्या कर लोगे, कुछ नहीं। हाँ, देखो दूसरों का, सीखो कुछ, ठीक है। मतलब दूसरों का देखो, सीखो, उस मुकाम पे जाने की कोशिश करो। ये नहीं करेंगे, उसको टांग खींचेंगे, उसको गिराएंगे मतलब ये टाइप की। तो इसलिए उनने क्या किया था, शांति निकेतन की स्थापना की थी, ठीक। और लोग क्या करने लगे इसके बाद, अब लोगों को तो एक जरिया मिल ही गया इतनी बड़ी चीज़ हो गई, इतने लोग मारे गए, तो लोग भड़क गए, ठीक। भड़क गए तो क्या करने लगे, सरकारी चीज़ों पे वो करने लगे, हमला करने लगे। रेलवे स्टेशन हो गया, बैंक हो गए, सब कुछ क्या कर दिया, तबाह कर दिया। अब देखो, अब इसके बाद क्या हो गया, सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहबों को सलाम मानने के लिए मजबूर किया गया। अब लो, जितने भी अंग्रेज अफसर हैं सबको क्या करो, सलाम करो, ठीक है। ये भी एक नई चीज़ है। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव जैसे गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब ये थे महात्मा गांधी।
मतलब इनने क्या देखा कि हमने एक चीज़ की मतलब शुरुआत की किस लिए, ताकि हिंसा के बिना क्या हो सके, आज़ादी मिल सके। और लोग उसमें भी क्या करने लगे, लड़ने भिड़ने लगे। यही तो वो चाहते नहीं थे। मतलब गांधी जी ऐसे ही थे, उनका विचार ही दूसरा था। ठीक, वो ऐसे ही राष्ट्रपिता नहीं है। उन्होंने क्या किया, आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह था वो रोलेट सत्याग्रह कहलाता। ठीक है, तो गांधी जी क्या चाह रहे थे कि लोगों के आधार पर पूरे भारत देश में फैल जाए। ठीक, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। एक सबसे बड़ी समस्या जो शुरू से लेकर अभी तक रही है, ठीक, तो वो यही है, क्या, हिंदू मुस्लिम रहना एक जगह है। ठीक है, खाना एक जगह है, करना सब वही है, एक दूसरे के बिना चलता भी नहीं है। ठीक, तुम सोचो कि हम उनकी दुकान ना जाएं, वो हमारी दुकान ना आए तो भी नहीं चलेगा। ठीक, एक दूसरे से बोले बिना भी नहीं रहते हैं। सिर्फ विचारों में क्या होता, मतभेद। रहना सब एक जगह है, अच्छे से रहते, अपने कार्यक्रम होंगे वो शामिल होंगे, स्वागत करेंगे, उनके होंगे अपन शामिल होंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन विचारों में क्या है, कुछ लोग हैं जो विचारों में क्या पैदा किए हैं, मतभेद। वो भी उस टाइम भी था, मतलब उस टाइम भी था और ये अब भी है। ठीक है, अभी भी ख़त्म होने पे नहीं आ रहा। तो गांधी जी की सबसे बड़ी समस्या यही थी। वो क्या बोल रहे थे कि जब तक हिंदू मुस्लिम साथ नहीं आएंगे, जब तक कोई भी आंदोलन बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमैन तुर्की की हार हो चुकी थी। ठीक है, इस आशय की अफवाहें फैली हुई थीं कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमैन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये नाम दो याद रखना, क्या, मोहम्मद अली और शौकत अली। बंदियों के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। तो यहाँ से जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही थी, है ना। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। मतलब मुस्लिम भाई लोग क्या कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, और गांधी जी किसकी कर रहे थे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। और उनका मानना था कि दोनों मिलके करेंगे तभी क्या होगा, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो कितने समय से आंदोलन चले आ रहे हैं। 1857 की क्रांति सुनी है, तो 1857 की क्रांति यही थी। बस उस टाइम क्या हुआ कि संचार के साधन नहीं थे, ज़्यादा कुछ वो था नहीं संपर्क करने वाली चीज़ें। ठीक, तो वो ज़्यादा फैल नहीं पाया। बाकी शुरुआत सुनने की है। ठीक, वो शुरू से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी हैं, वो कभी अंग्रेज़ों से डरी नहीं। ठीक, उनने हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की है, अपने झांसी को भी नहीं जाने दिया। उस टाइम झांसी ऐसा था कि अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं था, वो खुद का उस पर राज चलाती थी। नहीं तो सब कहाँ थे, अंग्रेज़ों के अंडर में। ठीक है, झांसी नहीं था। बाद में हो गया और उनकी विपरीत परिस्थिति आ गई, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानी। लास्ट में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई और अपने द्वारा ही धोखा दिया गया। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने उनका साथ नहीं दिया था। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने सीरियल में ये देखा है कि उनके पास उनके बारे में गलतफहमी फैलाई गई कि रानी लक्ष्मीबाई तुम्हारे ऊपर हमला करने आ रही हैं। तो उनने, मतलब ऐसी सीरियल में देखा है, तो उनने उनका साथ नहीं दिया। चलो, अब इसमें है असहयोगी क्यों। ठीक है, इसको असहयोगी क्यों बोला जाएगा या क्यों बोला जाता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने, अब ये पूछा जाता है हिंद स्वराज किसने लिखी, कब लिखी गई। हिंद स्वराज कब लिखी गई, 1909 में। किसके द्वारा, ठीक है, कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। मतलब अंग्रेज़ों का सहयोग करना क्या कर दो, बंद कर दो। क्योंकि ब्रिटिश जो आए थे वो बिना सहयोग के कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि यहीं के कुछ लोग थे जो उनका क्या कर रहे थे, सहयोग।
अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, जैसे कोई राजा है, उसका कोई चिढ़ने वाला है दूसरा राजा, अंग्रेजों का साथ दे के उस राजा को हरा दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने उनसे वादा किया हम तुम्हें वो राज दिला देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उसको हरा के वहाँ किया कब्जा, दुगने पावरफुल, और तुम अकेले ही बचे राजा, इसको भी लपेड़े में ले लिया। ऐसे करते करते, ठीक, तो गांधी जी का यही मानना था कि उनका सहयोग करना बंद कर दो। शासन कैसे चलाएंगे, वो तो बाहर ही है ना पूरे, यहाँ रह रहे हैं, यहीं के लोग उनका सहयोग नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो शासन कैसे चलाएंगे।